कि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपके अंजलि माइकल सीजायोटी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे मैं आप किस टॉपिक को रोस्ट करी हूँ और किसको रोस्ट करी हूँ और क्यों रोस्ट करी हूँ। ये डिस्क्लेमर में देख रहे होंगे। हाँ, और आजकल जो अल्मास जैकब हमारे यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन की है, तो यहाँ पे ईरानियन साइंटिस्ट की मौत हो चुकी है। तो क्यों ईरानियन साइंटिस्ट की मौतों के बारे में अल्मास जैकब यहाँ पे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दी है, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले आप देखिए अल्मास जैकब ने क्या मिस इन्फॉर्मेशन बनाई है। चलिए देखते हैं। वेलकम टू अल्मास जैकब न्यूज। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं हाउ इसराइल टर्न्ड हॉलीवुड मूवी जैकल इनटू रियलिटी। सत्ताईस नवंबर 2020 को ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादा जिस वक्त अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए अपनी अहलिया के साथ काली निसान सेडान गाड़ी में आब सर्द नामी तेहरान के इलाका में जा रहे थे, उसी वक्त रास्ते में पार्क हुई हुई नीली निसान पिकअप ट्रक में लगी रिमोट कंट्रोल मशीन गन से मोहसिन और इनकी अहलिया दोनों को मार दिया गया। ऐनी शाहिदों का कहना है कि मोहसिन गोलियों की आवाजें सुनकर गाड़ी से बाहर आ गए थे, ये ना जानते हुए कि वो आवाजें गोलियों की थीं, जिस पर उन्हें साइड पर और उनकी कमर पर गोलियां लगी। जैसे ही मोहसिन ने दम तोड़ा वैसे ही नीला निसान पिकअप ट्रक खुद ब खुद धमाके से उड़ गया था। ईरान के 2 स्टार जनरल अली शामखानी ने मीडिया को वाकये के बारे में बताते हुए कहा कि इस अटैक में कोई भी इंसान इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी गोली चलाने वाला कोई इंसान नहीं था, बल्कि इस काम के लिए रिमोट कंट्रोल वेपन इस्तेमाल किया गया है। साल 2020 जुलाई के महीने में इसराइली हथियार बनाने वाली एक कंपनी जिसका नाम स्मार्ट शूटर वन शॉट वन हिट है, उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिसे इंसान के बगैर चलाया जा सकता है और इसकी एक्यूरेसी आम इंसान के हाथ से चलाई जाने वाली गोलियों से कई गुना ज्यादा एक्यूरेट है। अली शामखानी का कहना है कि यह अटैक सैटेलाइट के जरिए किसी रिमोट कंट्रोल गन से किया गया है। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसराइल की बनाई गई रिमोट कंट्रोल गन का नाम स्मैश हूपर है, जो ऑटोमेटिकली खुद से अपना टारगेट स्कैन करने और बिला निशाना छूटे एक ही वार में अपने टारगेट का नामो निशान मिटा देने की सलाहियत रखती है। ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसराइल के पास है, जो सैटेलाइट के जरिए ऐसे हथियारों को असल जगह से मीलों दूर बैठे बैठे वाईफाई के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरानी अथॉरिटीज का कहना है कि उनको वो हथियार मिल गया है जिससे मोहसिन फखरीजादा को मारा गया था। इनका दावा है कि उस हथियार पर इसराइली कंपनी का लोगो बना हुआ है, मगर ईरानी हुकाम ने वो हथियार मीडिया को दिखाने से परहेज किया। लेकिन अगर हम देखें तो सन 1997 में हॉलीवुड ने जैकल नामी एक फिल्म रिलीज की थी जिसमें ब्रूस विलिस ने एक हिटमैन का किरदार निभाया था। उस फिल्म में ब्रूस अमेरिका के सदर की बीवी यानी फर्स्ट लेडी को मारने के लिए रिमोट कंट्रोल मशीन गन का इस्तेमाल करता
है जो वो वाईफाई के जरिए कंट्रोल कर रहा होता है। खुद ब्रूस वहां एक पुलिस वाला बनकर दूर खड़ा रहता है और लाल रंग की एक मिनी वैन में वो रिमोट कंट्रोल गन होती है जिससे वो शूट करता है और इसके मिशन को नाकाम बनाने के लिए FBI वाले उस मिनी वैन को धमाके से उड़ा देते हैं। अगर हम नोट करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वैसा ही हो रहा है जैसे पहले गोलियों का चलना, एक ट्रक के अंदर से गोलियों का चलना, उसके बाद उस ट्रक का खुद ब खुद एक्सप्लोड हो जाना या धमाके से उड़ जाना। बस फर्क ये है कि ब्रूस फिल्म में फर्स्ट लेडी को मार नहीं पाता और यहाँ ईरानी साइंटिस्ट की जान जा चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टेक्नोलॉजी ये हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी खुफिया एजेंसीज वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे जेम्स बॉन्ड मूवी में वायरलेस फोन दिखाया गया था और ये उस वक्त दिखाया गया था जिस वक्त कोई भी वायरलेस फोन के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ऐसा फोन भी हो सकता है। इसके अलावा गाड़ी को रिमोट कंट्रोल से चलाते हुए दिखाया गया और आज रिमोट कंट्रोल से गाड़ी चलाना मुमकिन है। इसी तरह स्टार वॉर्स मूवी में दिखाई गई लेजर गन भी आज अमेरिकी फौज के पास मौजूद है जिसे सालों पहले हॉलीवुड मूवीज में दिखाया गया था। इन शैतान के पुजारियों ने जिन्नात के साथ, जिन्हें ये एलियंस कहते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि ये जमीन पर उनके लिए काम करेंगे और वो बदले में इन्हें टेक्नोलॉजी देंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ये वीडियो जरूर देखें, आपको समझने में आसानी होगी। जो कुछ भी इस दुनिया में होता है वो सब कुछ ये शैतान के पुजारियों ने पहले से प्लान कर रखा होता है। मोहसिन फखरीजादा को जब गोलियों की आवाजें आई थी तो उनके साथ मौजूद बॉडीगार्ड्स ने गाड़ी को रोकने क्यों दिया और मोहसिन को बाहर ही क्यों निकलने दिया गया। मजीद मोहसिन के साथ अगर आपको मैं बता दूं तो 11 बॉडीगार्ड्स थे जो कि 3 गाड़ियों का कॉन्वॉय था और इनकी जो गाड़ी थी वो बेसिकली बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और अगर हम देखें तो ये गाड़ी के अंदर महफूज थे, इसीलिए इन्हें गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा गया। आपका क्या ख्याल है ईरान के कैपिटल तेहरान में ये नीला निसान पिकअप ट्रक कहां से आया होगा और इसराइल की बनाई हुई रिमोट कंट्रोल गन वहां कैसे पहुंची होगी? खैर ये पता लगाना तो ईरानी हुकूमत का काम है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि इसराइल ही ने मोहसिन को हॉलीवुड स्टाइल से रास्ते से हटाया हो, क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने से बाज नहीं आ रहा और ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और जैसे हर मुल्क को अपनी कौमी सलामती का हक हासिल है कि वो अपनी कौमी सलामती को यकीनी बनाए, इसी तरह इसराइल भी अपनी कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए ईरान के न्यूक्लियर मिशन को कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। आपका क्या ख्याल है, क्या इसराइल ने मोहसिन को मरवाया? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। तो वीडियो देखते हैं, तो देख चुके हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन वाली क्या बात है। तो दरअसल ये टेक न्यूज़ के अंदर होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं है इसके बारे में बात नहीं करूं। तो हाँ, हम चलिए बात करते हैं रिमोट कंट्रोल्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो रिमोट कंट्रोल वेपन्स ऐसा वेपन्स होते हैं जो है तो हथियार, लेकिन वो इसको चलाने के लिए कोई हाथ नहीं बल्कि रिमोट की ज़रूरत है। तो हम रिमोट को इस्तेमाल करके उस वेपन को कहीं भी रख सकते हैं और कैसे भी करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको चलाने के लिए तो मोटे मोटे कहूँ कि यहाँ पे आपके हाथ में एक रिमोट होना चाहिए। यहाँ पे आपके हाथ में जो यहाँ पे एक रिमोट होना चाहिए और वो ऑब्जेक्ट डिवाइस होना चाहिए जो उस पोजीशन में रहना चाहिए जिस पोजीशन में किसी टारगेट को ऑब्जेक्ट को टारगेट करके गोलियां चला सकते हैं। तो यहाँ पे है, तो ये वाईफाई के जरिए हो सकते हैं या फिर कोई तार के जरिए हो सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि ये रिमोट कंट्रोल वेपन्स जो है वो कौन से वेपन्स हो सकते हैं। तो ये पक्का कह नहीं सकती है कोई
कमान भी हो सकते हैं, मॉर्टर भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई मशीन गन्स भी हो सकते हैं। तो अल्मास जैकब जो आपको ये नहीं बताया कि अल्मास जैकब जो आपको जो रिमोट कंट्रोल मशीन गन्स दिखाई है, तो वहाँ पे तो उसके बारे में मुझे कुछ ऑब्जेक्ट है। तो वो मशीन गन्स जो दिखाई है, तो वहाँ उसके हिसाब से मशीन गन से जब गोलियां चलती हैं, तो पीछे तो उस वक्त के बारे में बात करूँ तो न्यूटन की मोशन लॉ के थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि दो ऑब्जेक्ट एक मूव कर रहे हैं, अगर एक दूसरे को टकराएगा तो एक दूसरे को उतना ही फोर्स कर पाएगा जितनी दूसरी ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट को फोर्स कर पाए, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े। तो इसके बारे में ये हर क्षेत्र में लागू होते हैं, और जो मशीन गन्स है वो वहाँ पे भी लागू होते हैं। लेकिन अल्मास जैकब जो में रिमोट कंट्रोल मशीन गन दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे जो फायरिंग के वक्त पीछे का जो बैक सपोर्ट जो है होता है, तो वो बैक सपोर्ट यहाँ पे ठीक से नज़र नहीं आए। है आप चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे चाहते हैं तो रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने पर सबसे पहले जो रिमोट कंट्रोल मशीन गन आपको नज़र आएंगी, वो दरअसल बैक सपोर्ट को पे ध्यान रखते हुए बनाई गई है, ताकि बैक सपोर्ट भी बने रहे और गोलियां भी सही निशाने पे लग पाए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि रिमोट कंट्रोल वेपन्स कैसे काम करते हैं। तो अब मैं पार्ट बी में बताऊंगी कि इसके बारे में तो हमें जो क्या क्या मिस इन्फॉर्मेशन मिली है जो अल्मास जैकब न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रही है कि अल्मास जैकब यहाँ पे रिमोट कंट्रोल वेपन्स के जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि तो यहाँ पे वो ये है कि तो इजराइल ही ईरानियन यूरेनियम साइंटिस्ट को ऐसा सेंड कर दिए हैं जिसके वजह से ईरानियन यूरेनियम साइंटिस्ट मारे गए हैं। तो यहाँ पे कई सारे बात बताने वाली हूँ। तो मिस इन्फॉर्मेशन ये की है कि अल्मास जैकब ने ये बताया कि इजराइल के पास ही सिर्फ और सिर्फ रिमोट कंट्रोल वेपन टेक्नोलॉजी है। इजराइल के अलावा किसी के भी पास रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी है नहीं। और यहाँ पे इजराइल हॉलीवुड मूवी जैकल को कॉपी करते हुए ये टेक्निक आजमाई है। तो ये बात सच है कि साइंटिफिक फिक्शन में जो भी टेक्नोलॉजी बताई जाती है उसके आने वाले वक्त में हकीकी टेक्नोलॉजी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हकीकी टेक्नोलॉजी मौजूद हो तो जेम्स बॉन्ड के मूवी सीरीज के दौरान यहाँ पे रिमोट कंट्रोल कार और
वायरलेस मोबाइल इस्तेमाल की गई है थे और उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता। तो और आने वाले वक्त में वायरलेस मोबाइल भी आ गई है, टेक्नोलॉजी भी हो हो रहे हैं। तो उस वक्त तो आपको बता दो साइंस फिक्शन उसी टाइम पे बनाई जाती है। तो आने वाले वक्त पे यानी कि फ्यूचर में कौन से टेक्नोलॉजी आ सकती है उसके बारे में साइंस फिक्शन मूवीज बनाई जाती हैं। तो खैर उसके बारे में बहुत बात कर ली है। अब मैं यहाँ पे दो मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँगी। तो एक मिस इन्फॉर्मेशन अल्मा जैकब ये प्रोवाइड की है सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास ही रिमोट कंट्रोल वेपन की टेक्नोलॉजीज है। और दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि ईरान अपनी साइंटिस्ट को की असैसिनेशन पे इजराइलियों के पर नाखुश है। तो चलिए देखते हैं, हम आज दो मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहला मिस इन्फॉर्मेशन है सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास ही रिमोट कंट्रोल वेपन्स टेक्नोलॉजीज है। तो आपको ये कंफ्यूजन में अभी दूर कर देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया मेरे नोट पे जो रिमोट कंट्रोल वेपन्स की जो मुल्क को की जो लिस्ट है वो मैं यहाँ पे नोट करनी है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम है, बेल्जियम के पास FN हार्शल डिफेंडर फैमिलीज है, और यहाँ पे ब्राज़ील के पास रीमैक्स है, कनाडा के पास रेमेंटल कनाडा फील्ड रेंजर्स है, चाइना के पास जो है यूमा 1 CKL K42 एंड सेकेंड वर्जन एंड थर्ड वर्जन है, और फोर्थ वर्जन है HPJ17 है। और फिनलैंड के पास जो है वो पैट्रिया PML 127 OWS है। जॉर्जिया के पास DRWS 1 है, DRW2 है, और DRWS2 है, और RWS23 है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी जर्मनी के पास क्या है। तो मैं स्टेशन के नाम ले रही हूँ। ओके, जर्मनी के पास जो है वो क्रॉस माफे वेकमैन है, जो जहाँ पे FEW100, FEW200 एंड FLW100, FLW200 एंड FLW200 प्लस है। ओके, और इंडिया के पास अभी क्या है? तो इंडिया के पास जो है वो बेल RCWS है, MOSL RWS है, और शारंग RWS है। यहाँ पे तो इजराइल के पास अभी क्या है? तो इजराइल के पास इस स्टेशन जो है वो है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, जहाँ पे टाइफोन वेपन सिस्टम, सैमसंग रिमोट कंट्रोलर वेपन स्टेशन, और राफेल ओवरहेड वेपन स्टेशन मौजूद है। अब इटली के पास क्या है? इटली के पास ओटियो मेलारा हिटफिस्ट OWS हिट्रोल। म्यांमार के पास क्या है? तो म्यांमार आर्मीज जो इस्तेमाल करते हैं वो है म्यांमार आर्मी
ULARV RCWS है 7.62 mm unknown RCWS है टाइप 91 4.5 mm क्वाड गन है और D1 RCWS है। नॉर्वे के पास अभी क्या है, नॉर्वे के पास कोंग्सबर्ग डिफेंस सिस्टम है जो प्रोटेक्टर RWS है। पोलैंड के पास JSMU कुबच है। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम पे जो है वो XTR 101-102 है जो 20 mm रिमोट कंट्रोल टर्नेट है। रशिया के पास बूमेरंग SA-8M AU-220M अल्बालेट OM है और ना जाने क्या क्या। और उसके बाद मैं तो टर्की के यहाँ पे बात करूँगी। टर्की के पास है एसेलसन स्मैश है जो स्टेबलाइज्ड वेपन स्टेशन है जो जहाँ पे 30 mm MK-44 बाशमास्टर 2 है। अब मेरे यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट के बारे में बात करूंगी। वहाँ पे जो स्टेशन है वो MSI डिफेंस सिस्टम है जहाँ पे शिहाब DS रिमोट है, थैलेस स्वार्म है और यूनाइटेड स्टेट्स के पास क्रॉस है। तो अभी जो चाहबाग पोर्ट के जो बात हो रही है, यहाँ पे चाहबाग पोर्ट के जरिए इंडिया मिडिल एशिया में बिजनेस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे चाइना के बनाए हुए पाकिस्तानी पोर्ट इस्तेमाल नहीं की गई है। हो सकता है चाइना जो गुस्से में आके UW4A CSLK4 और SPJ-17 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे XTR 101/102 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो थी चाइना के बाद तो क्या पे यहाँ पे मैं बात करूं कि एक क्या करें 21 मुल्क जो है यहाँ पे उनके पास रिमोट कंट्रोल वेपन्स स्टेशन मौजूद हैं। तो आप आपको समझ के आगे होंगे कि इजराइल के पास ही नहीं है। जर्मनी दूसरी बात है, ईरानियन जो साइंटिस्ट है वो वेपन इस्तेमाल कर अपने यूरेनियम वेपन को इनरिच करने वाले हैं। तो इनमें जो नाखोश मुल्क जो है वो मैं आपको बताऊंगी। बेल्जियम नाखोश हो सकते हैं, फिनलैंड, जॉर्जिया, जर्मनी भी नाखोश हो सकते हैं, इटली भी नाखोश हो सकते हैं, नॉर्वे, पोलैंड, रशिया भी नाखोश हो सकते हैं, स्वीडन और यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम नाखोश हो सकते हैं। और यूरेनियम पीस डील में अमेरिका को जो बाइडेन लेकर आ रहे हैं, जहाँ ईरान का फ़ायदा हो, तो फिर भी यूनाइटेड स्टेट को भरोसा ना करते हुए ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट करती है और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट भी नाखुश हो सकते हैं। तो 13
मुल्क जो है वो नाखुश हो सकते हैं, क्योंकि उन पर भरोसा ना करते हुए यूरेनियम पीस डील को इन्होंने तोड़ा है। तो ये तो बस बाहर मुल्कों के बारे में बात कर रही हूँ। अब मैं दूसरे मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँगी, जो ये कहते हैं कि ईरानियन गवर्नमेंट ईरानियन यूरेनियम साइंटिस्ट की असैसिनेशन पे नाखुश है। तो इस बात पे आप उनकी सच्चाई सामने लाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ईरानियन पॉसिबिलिटी के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। तो ये मेरा लास्ट पार्ट है, और तो ये आपको बता दूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ईरानियन पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है जो ईरानियन साइंटिस्ट की एसोसिएशन में इन्वॉल्व हो सके। तो टेक्निकली तो भाई मुमकिन तो नहीं है, वो रशिया या फिर चाइना को हायर करके, चाइना की स्टेशन को हायर करके अपनी साइंटिस्ट पे हमला बोल दें। तो आप बताओ कि हमारे मेंटली क्या है। तो साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो बड़े रैशनल माइंडेड होते हैं। साइंटिस्ट लोग जब किसी मुल्क के साइंटिस्ट लोग जब अपनी मुल्क की एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, तो ये सोचते हैं कि अपने मुल्क की जो एजुकेशन है जो है उसको किस ऐसे फॉर्म में कैसे ला जाए ताकि आने वाले एजुकेटेड स्टूडेंट्स मुल्क की डेवलपमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। और जहाँ तक कि जो ईरान जो है वो इस्लामिक डेमोक्रेसी में मानते हैं, तो ईरान की डेमोक्रेसी सिस्टम में आप बस ये कह लो कि ईरान की सोसाइटी देखकर कोई भी बता सकता है कि ईरान जो है वो रिलीजियस पे फोकस करते हैं। तो रिलीजियस पे फोकस आप भी कर सकते हैं कि नहीं, ये बाद में यहाँ पे बात कर सकते हैं। लेकिन ये अभी जो यहाँ पे जो फर्क पड़ता है वो ये है कि ईरान है, तो ईरान में ऐसे कई सारे बातें हैं जो मेरे ख्याल से फजूल की बातें हैं। तो आज भी ईरान में ज़्यादा औरतें जो है वो ऐसे बुर्का पहनती हैं। अब तो हम जैसे जो मुस्लिम औरतें जो है वो यही चाहते हैं कि हम ऐसे कपड़े पहने जो दुनिया की लीडरशिप में हम मर्दों के साथ कंधे कंध मिला के हिस्सा ले सके, और अपनी जो डिसेंसी है, जो अपनी जो इस्लामी पर्दा जो है उनकी हिफाजत कर सके। लेकिन तो यहाँ पे हमारा जो आजकल ईरानी लोग ज़्यादातर जो ऐसा बुर्का पहनते हैं, जो अगर हम दौड़ने भी जाते तो उनमें से अगर हमारा पैर बुर्का के साथ अटक जाए, हमारे पैर अगर बुर्के के साथ अटक जाए तो यहाँ पे हम फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। तो हमारा जो बुर्के जो है, तो ऐसे बुर्के में हम दुनिया के साथ
कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा तो जिंदा कफन का कपड़ा ही दे दो। और यहाँ पे जो भाई हमारा जो हिजाब है, नॉर्मल हिजाब क्या होते हैं? नॉर्मल हिजाब जब ऐसे हिजाब होते हैं जिसे हम वर्ल्ड इकोनॉमी प्रायोरिटी में हिस्सा ले सके। लेकिन यहाँ पे तो भाई ऐसे हिजाब पहना जा रहा है जो भाई ऐसे हिजाब जब पहना जा रहा है जो भाई इससे अच्छा चाल की बड़ी ही ज़्यादा पतली है। तो खैर ये मजाक की बात। लेकिन ये बात तय है कि हमें जो हम मुसलमानों को, ईरान में तो मुसलमान ही मेजोरिटी है, तो हाँ ईरान के हम मुसलमानों को ज़्यादातर बचपन से ही 40 पारा कुरान, शिया तो 40 पारा ही है, तो हम शिया को 40 पारा कुरान और हदीस सिपा सिखाया जाता है, जो जिनकी असल ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो हमें ऐसे रिलीजियस किताब हमें क्यों शिक्षा दी जाती है जो असल ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखते? ये सोचकर कई साइंटिस्ट परेशान हो जाते हैं। और उस ईरानियन साइंटिस्ट भी ऐसे फाउंडेशन में फंड कर रहा था जो हमें जो ईरान को इकोनॉमी प्रोडक्टिव एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। तो अगर एजुकेशन इकोनॉमी प्रोडक्टिव एजुकेशन हमें अगर प्रोवाइड की जाए तो यहाँ पे जो मोल्ला लोग ईरान में मोल्ला लोग जो ईरान के हुक्मरान बने हैं वो आगे चल के नहीं बन पाएगा। इसी सोच के में शायद ईरानियन गवर्नमेंट भी उस ईरानियन यूरेनियम साइंटिस्ट की एसेसन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो खैर यहाँ पे खैर आज के ये तो मैंने पूरी मिस इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दी है। आज के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा पसंद आए तो डिसलाइक भी करने का भी ऑप्शन है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं क्या गलती की है तो मैं अपनी वीडियो में क्या गलती की है उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं करना है तो आपकी मर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एंडिंग लगाऊंगी और अगले वीडियो के लिए आपको मेरे पास शुभकामना है। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।